हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपकी प्रत्येक दिन हम सीटेट साइंस पेपर 2 की वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे। तो भाई, जो मेरा भाई चैनल से ना जुड़ा है, एक बार गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ साथ इससे पहले आपकी 10 से 12 क्लास जा चुकी हैं, तो सभी बच्चे उन क्लासेस को जाकर जरूर देखें एक बार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे जवाब देते रहें। चलिए, तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने कहता है कि एंजाइम ऐसे होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो वो कौन से होते हैं भाई? एंजाइम्स आर दैट एक्ट एज कैटलिस्ट विद इन लिविंग सेल्स। तो कौन सा होगा भाई? ऑप्शन देखिए, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, विटामिन होगा, या फिर कैल्शियम होगा। तो बताइए भाई, क्या राइट आंसर बनता है? देखिए, पता है आपको, पता है कि एंजाइम जो होते हैं इनका मेन काम होता है भाई हेल्प इन डाइजेशन। किसका? एंजाइम का जो काम होता है, एंजाइम का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? हेल्प इन डाइजेशन, मतलब कि पाचन में सहायता। क्या करना? पाचन में सहायता करना। तो पाचन में जो सहायता करते हैं वो एंजाइम होते हैं, या हम कह सकते हैं भोजन को पचाने में एंजाइम सहायक होते हैं। जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, है ना, ये सारे एंजाइम्स ही होते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम्स हो गए वगैरह। तो आपको पता है भाई, जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं ना, एक आपने ये लाइन सुनी होगी कि एंजाइम्स जो होते हैं, ऑल एंजाइम्स, ऐसे करके, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो सभी एंजाइम जो होते हैं भाई, वो प्रोटीन का एक रूप होते हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर बनता है ए। क्या बनेगा भाई? ए इसका राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए राइट जवाब है। चलिए, आपको पता होगा प्रोटीन क्या देते हैं आपको? सर जी, ये देते हैं बॉडी बिल्डिंग। क्या देते हैं? बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग का मतलब होता है शरीर का निर्माण। क्या करना? शरीर का शरीर का जो निर्माण करते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, ये क्या देता है भाई? ये देता है गिव्स अस, क्या देता है? गिव्स अस एनर्जी। हमें क्या देता है भाई? ये ऊर्जा देगा। क्या देगा? हमें ऊर्जा देने का काम करता है। विटामिन जो होते हैं, ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में, हेल्प इन डाइजेशन, एंड ये इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। और कैल्शियम जो होता है हड्डियों के अंदर होता है। तो ध्यान रखिए, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मानव शरीर के द्वारा प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित किया जाता है। तो एवरी एक्टिविटी इन द ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा? स्नायु तंत्र को क्या बोलते हैं भैया? आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र जो होता है, इसको हम बोल सकते हैं तंत्रिका तंत्र। जो स्नायु लिखा है ना, इसको तंत्रिका भी बोल सकते हैं, तंत्रिका तंत्र। तो हमारे शरीर के द्वारा प्रत्येक गतिविधि कौन नियंत्रण करता है? नर्वस सिस्टम, पाचन तंत्र, या फिर प्रजनन तंत्र, या फिर श्वसन प्रणाली। तो लड्डू क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आप समझ सकते हो कि भाई आपका उठना, सोना, बैठना, जागना, खाना पीना, सभी चीज का जो मेंटेन करने का काम करेगा, वो आपका काम करता है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ, हम कह सकते हैं भैया, जिसके अंदर आपका क्या आता है? आपका ब्रेन वगैरह आता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड जो आता है, मतलब कि मेरु रज्जु और मस्तिष्क जो आता है, इसी तंत्रिका तंत्र के अकॉर्डिंग आता है। तो भैया सारा काम कौन करता है भाई? ब्रेन का ही तो खेल होता है। अब ब्रेन जो होगा, वो पार्ट जो होता है इस तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। तो आपने सुना होगा एक पार्ट होता है तंत्रिका तंत्र का, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आपने सुना होगा ये बात। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं, एक तो आता है इसमें ब्रेन सीएनएस के अंदर, और एक और आता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड। विशेष तौर पर ध्यान रखिए भाई, सारा उठना, जगना, बैठना, लेटना, खाना पीना, सभी को जो कंट्रोल कर रहा है, वो कौन करता है? आपका मस्तिष्क तो करता है। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये दोनों जो होते हैं भाई, ये आपके ब्रेन के तो पार्ट हैं। तो ध्यान रखना है भाई, ये आपके सीएनएस के पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका
तंत्र, इसके दो भाग होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और सारा काम जो कर रहा है भाई आपका मस्तिष्क कंट्रोल करता है। इसका सही जवाब बनता है भाई ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हुए जवाब देंगे भाई। कहता है ब्लैंक को कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ब्लैंक इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं जिसमें कोशिका जाकर मरती है, मरना होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी एप्रेटक्स होता है, या फिर आपका लाइसोसोम होता है? बताइए। तो विच इज अ पार्ट ऑफ सुसाइड बैग, ठीक है। तो बताइए भाई कौन सा आत्महत्या की थैली का भाग है? इसका मतलब कोशिका की आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है भाई वो लाइसोसोम को कहा जाता है। ये लाइसोसोम होता है जिसमें आपकी कोशिका मरने का काम होता है, क्योंकि इस लाइसोसोम में 24 टाइप्स के क्या होते हैं, 24 टाइप्स एंजाइम पाए जाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपके इस लाइसोसोम के अंदर। दूसरा, इस लाइसोसोम के खोजकर्ता की आपसे पूछने लगे, ये खोजकर्ता कौन हुए हैं? तो लाइसोसोम के खोजकर्ता जो है भाई आपके वो हुए डी डुबे। कौन हुए? डी डुबे। डी डुबे किसके हैं? डी डुबे जो हैं वो आपके खोजकर्ता हुए हैं किसके? लाइसोसोम के। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली इसको कहा जाता है बेटा। या हम कह सकते हैं इसको, लाइसोसोम को ये भी कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं? कोशिका का सफाई कर्मी। कोशिका का सफाई कर्मी भी किसे कहा जाता है? सफाई कर्मी जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? आपका लाइसोसोम को कहा जाता है। तो मरना वरना जो होता है कोशिका का किसके अंदर होता है? लाइसोसोम के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस का मतलब होता है ऊर्जा घर। क्या कहते हैं? ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर या रसोई घर जो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम को भैया क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है भाई? राइबोसोम को। ठीक है जी, चलिए तो समझ में आया होगा यहाँ तक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? किसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड? ये पूछ रहा है भाई। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन सी का, विटामिन B12 का, विटामिन के का और विटामिन ए का। तो आप सभी को पता है, तो लड्डू क्वेश्चन हो गया भाई। विटामिन सी का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपने देखा होगा एक बीमारी होती है स्कर्वी। स्कर्वी में होता क्या है? मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों से खून आना। तो मसूड़ों से जो खून आता है वो इस विटामिन की कमी से आता है। और विटामिन सी की कमी जो होती है वो किससे होती है? खट्टे फलों से, खट्टे पदार्थ। अब खट्टे पदार्थ आपको पता होगा कौन कौन से होंगे, जैसे नींबू हो गया है, संतरा हो गया, आंवला हो गया। इन चीजों को खाएंगे तो भाई आपके अंदर विटामिन सी की कमी नहीं रहेगी। तो नींबू, संतरा, किन्नू, मौसमी वगैरह हो गया, इन सभी को खाते रहिए तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी नहीं होगी। और आपके अंदर विटामिन सी की कमी ना होने के कारण आपको स्कर्वी रोग नहीं होगा। और एस्कॉर्बिक एसिड का ना ये आपका रासायनिक नाम है। कैसा नाम भैया? रासायनिक नाम है मेरे भाइयों। तो मेरे दोस्तों रासायनिक नाम होता है विटामिन B12 जो होता है इसका रासायनिक नाम जो होता है इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या नाम होता है? साइनोकोबालामिन जो नाम होता है वो आपका B12 का होता है। विटामिन के जो होता है इसका जो होता है भाई ये होता है फ्लोकिनोन। क्या होता है? फ्लोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम होता है फ्लोकिनोन। और विटामिन ए का नाम होता है भैया आपका रेटिनॉल। क्या नाम होता है? रेटिनॉल। तो ध्यान रखिए ये सारी चीजें मैं लिखी हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? विटामिन ए की कमी से जो होगा भाई रोग होता है आपका रतौंधी। कौन सा रोग होगा? रतौंधी जो रोग होता है ये आंख के अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोला जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। भाई ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिए। उस ऊतक का नाम बताइए, उस टिश्यू का नाम बताना है जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। भाई भोजन का जो ट्रांसपोर्ट करता है वो लेकर जो जाता है वो कौन है भाई? नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक जो भोजन को लेकर जाता है वो कौन लेकर जाता है? फ्लोएम होता है, जैलम होता है, पेरेन्काइमा होता है, फिर स्क्लेरेन्काइमा होता है। बताइए क्या राइट आंसर बनेगा?
तो सही जवाब इसका बनेगा भाई जो फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम क्या करता है, फूड का मतलब भोजन का ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मैं कह सकता हूँ C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, एक प्रकार से भोजन ही तो है। तो इसका मतलब भोजन का जो ट्रांसफर होता है वो किसके माध्यम से होता है, इस फ्लोएम के माध्यम। दोनों टिश्यू होते हैं, फ्लोएम और जाइलम दोनों भाई भाई ऐसे लगा लीजिए। तो बच्चा ध्यान रखना है, भोजन जो बनता है पेड़ पौधों की पत्तियों में ना, कहाँ पर बनता है, प्लांट्स जो होता है ना, प्लांट्स की जो लीफ होती है ना, लीफ के अंदर, लीफ मतलब पत्तियों में, पत्तियों में भोजन का, पत्तियों में भोजन का निर्माण। पेड़ पौधे की पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें होती होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, पत्तियों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है, जिसमें आपका क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, जिससे बेटा आपका ये भोजन बनाते हैं। C6H12O6 ग्लूकोज बनाएंगे, प्लस में ऑक्सीजन बनाएंगे, प्लस में वाटर रिलीज करते हैं। तो बच्चा ध्यान रखना है, ये बात होगी। एक होता है जाइलम, ये क्या करता है भाई, ये करता है आपका वाटर का, वाटर का ट्रांसपोर्ट, है ना, मतलब कि वाटर को लाने ले जाने का जो काम करेगा, मतलब कि जड़ों से, जड़ों से जल का ले जाना, जल को, जल को ले जाना। तो भाई जड़ों से जल को जो लेकर जाता है वो जाइलम होता है, जैसे जल जैसे जाइलम। ऐसे फल, ऐसे फल, और फल क्या होता है, एक फूड होता है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। चलिए आगे तरफ बढ़े भाई, दोनों भाई भाई है मेरा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है भाई। आपको पता है हीमोग्लोबिन में आपका कौन सा तत्व होता है, तो देर आर एसेंशियल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो भाई क्या होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन या फिर आयरन होता है, फिर कैल्शियम। सभी को पता है हीमोग्लोबिन के क्या अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। बिल्कुल सही सटीक जवाब है भाई, ये आयरन पाया जाता है। अब आयरन की कमी, यदि कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसको आपने सुना होगा, एनीमिया। क्या नाम होता है, एक बीमारी होती है, कौन सा होता है, एनीमिया एक बीमारी है। ठीक है, एनीमिया क्या होता है, आपके शरीर के अंदर आयरन की यदि कमी हो जाती है तो भाई आपको एनीमिया डिसीज होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, आयरन की कमी को पूरा करना है, इसकी, इसकी कमी पूरा करना है, इसकी कमी को पूरा। तो भाई इसकी कमी को पूरा करना है, आयरन की कमी को पूरा करना है, तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है। क्या खाना है, हरी पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां खाते रहोगे तो भाई आपको आयरन की कमी नहीं रहेगी। या आप गुड़ खा लीजिए। अब हरी पत्तेदार सब्जियों में कैसे कैसे क्या आ सकता है, पालक हो गया, है ना जी, पालक हो गया, मेथी हो गया, सरसों हो गया। इसका मतलब इन चीजों को आप खाते रहोगे तो आपके अंदर आयरन की कमी नहीं होगी और ना ही आपको एनीमिया डिसीज होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े भाई। हाँ, विटामिन ए, यदि इसकी कमी हो रही है, आपको इसकी कमी से तरतौंदी और कमी को पूरा करना है, तो कमी को पूरा करना है तो भाई विटामिन ए की कमी को पूरा करना है तो आपको गाजर खानी पड़ेगी। क्या खानी पड़ेगी भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी गाजर, जो कैरेट होती है इसको खाएंगे तो विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 7। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है भाई। तो विच पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन बी कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। तो फेफड़ा लंग्स होते हैं, यकृत लीवर होता है, गुर्दा किडनी होती है, पेट होता है स्टोमक। बताइए क्या राइट आंसर होगा, किसको केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है, किसके रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो ध्यान रखना है भाई, जिसका राइट आंसर बनता है जो लीवर होता है, लीवर, लीवर को क्या बोला जाता है, रासायनिक कारखाना। क्योंकि भाई कोई भी चीज एक्स्ट्रा शरीर के अंदर बन रही है, भाई कारखाने के अंदर मतलब हो गया था कोई चीज का बनना या कुछ स्टोरेज। तो कुछ भी चीज ज्यादा मात्रा में शरीर में जब आपकी बनती है तो वो इकट्ठी होती है कहां पर जाकर के, लीवर में। ठीक है, इसी वजह से जब भी कोई इंसान जहर खा लेता है तो उसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा इसको, डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट।
किसको कहा जाता है, इस लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट भी कहा जाता है। ये जो होता है 1.5 kg इसका वेट है, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड्स जो होती है ना, इसको ही कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या 1.5 kg वेट है। या हम कहते हैं शरीर का सबसे बड़ा अंग है, शरीर का आंतरिक, आंतरिक का मतलब इंटरनल, शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होता है वो भी लीवर होता है। इट्स अ इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। तो ध्यान रखना है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट बोलते हैं, 1.5 kg इसके अंदर वेट होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की आंतरिक सबसे बड़ा अंग इसको कहा जाता है, लीवर को। तो बच्चा इसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक कारखाने भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, रासायनिक कारखाने हम कह सकते हैं, केमिकल फैक्ट्री, क्योंकि जो ज्यादा मात्रा में कोई चीज बनती है, जैसे कि आपका मतलब विटामिन होता है के, ई, डी, ये विटामिन कहाँ पर स्टोर हो सकती है जाकर के भाई, ये विटामिन किसमें स्टोर हो जाती है, यकृत के अंदर। वसा हो गया, वसा फैट का मिश्रीकरण करता है, वसा ज्यादा मात्रा में बन रहा है तो भी कहाँ पर स्टोर हो जाता है, लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो चलिए, कोई इंसान जहर खा लेता है तो जहर की मात्रा जो होती है, ज्यादा मात्रा में जो जहर आपको बना है, या फिर कोई उसकी ज्यादा मात्रा है, तो वो भी कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, जाकर के लीवर में। तो इंसान जब मर जाता है तो उसकी पहचान की जाती है लीवर के माध्यम से, कि ये बंदे की जो मृत्यु हुई है वो जहर खाने से हुई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन, बैलेंसिंग जिसको हम बोलते हैं, और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल बॉडी पोस्चर्स, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। बताइए भाई, कौन सा होगा जो शरीर का बैलेंसिंग करने का, आपका काम करने का, जेस्चर, पोस्चर, चलने का, हाव भाव जो आपका है ना, कैसे हाथ आपको करना है, कितना आपको पैर इधर ले जाना है, कैसे आपको बोलना है ना, कैसे आपको हाथ उठाना है, कैसे इसको इंडिकेट करना है, तो ये सारी चीजें, जेस्चर, पोस्चर, आपका बोलना है ना, ये सारी चीजें, चलना। तो मेरा बच्चा कौन करेगा, सेरेब्रम करेगा, ब्रेन स्टेम करेगा, डाइएंसीफेलॉन करेगा, या फिर सेरिबेलम करेगा। तो देखिए मेरे बच्चा, मैं इसका राइट आंसर बताता हूं आपका। इसका राइट आंसर बनता है सेरिबेलम। इस सेरिबेलम को क्या बोलते हैं हम, इसको हम अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क भी इसको कहा जाता है। विशेष तौर पर ध्यान रखिए, शरीर का संतुलन जो बनाता है ना, शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन। अब शरीर का संतुलन है आपकी बॉडी का संतुलन। अब मान के चलिए आप जा रहे हो, आप चलते चलते गिर पड़ते हो, है ना, या फिर आपका किसी से बोलते हो कुछ और निकलता कुछ और है, मतलब बैलेंसिंग नहीं है इस बॉडी पर। आप हाथ यहाँ उठा रहे हो, जाकर किसी और को लग जाता है। आपने देखा होगा बस में आप चलते रहते हो, कोई बैठा है साइड में, उसका आपका हाथ लग गया। तो ये होता है भाई आपका सेरिबेलम, ब्रेन का एक पार्ट है, और पश्च मस्तिष्क का भाग है। इसका मतलब ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। हिंड ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन का मस्तिष्क जो होता है, हिंड ब्रेन को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। ब्रेन के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, जिसको हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन का पार्ट है। अब मान के चलिए कोई भी इंसान ना शराब पी लेता है, क्या पी लेता है, शराब, C2H5OH, जिसको हम बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल का सेवन कर रहा है। अब किसी ने शराब पी लिया है ना, शराब बोलते हैं इसको, शराब पीने से इथाइल एल्कोहल होता है। शराब पीने से उसका ना सेरिबेलम प्रभावित हो जाता है भैया। वो चलता चलता नाली में गिर जाएगा, चलता हुआ चाहे तो कुत्ते से प्रणाम करने लगता है ना, कुछ भी मिल जाए, मतलब कुछ भी, किसी को गाली देने लगेगा। तो उसका बैलेंस जो है ना, बॉडी बैलेंसिंग है, वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, और उसका सेरिब्रम प्रभावित नहीं हुआ। इसको आप एक चांटा मार देना, कल तक याद रहेगा भाई, किसी ने मुझे, जब मैंने ड्रिंक कर रखी तो किसी ने चांटा मार दिया था। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, जब आपका बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग की बात हो रही है, तो उसका जो कंट्रोल करने का काम होगा, ब्रेन का एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। इसको ना छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, छोटा मस्तिष्क, इसको छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। और मेरे भाइयों, हिंड ब्रेन का पार्ट है। इतना कुछ मैंने आपको समझा दिया, आगे तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, डीएनए होता है, डीएनए है ना, डीएनए कोशिका के ब्लैंक में प्रमुख रूप से संग्रहित होता है। मतलब डीएनए जो होता है कोशिका के सबसे ज्यादा किस भाग में पाया जाता है, डीएनए, गोल्जी संरचनाएं में, गोल्जी स्ट्रक्चर्स में, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, नाभिक मतलब न्यूक्लियस में। डीएनए इज मेनली स्टोर्ड इन द ब्लैंक ऑफ द सेल। मतलब जो डीएनए होता है सबसे ज्यादा मुख्य रूप से कहां पर इकट्ठा होता है, तो बच्चा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इकट्ठा जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसका मतलब केंद्रक के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर। इसको न्यूक्लियस को नाभिक या केंद्रक बोलते हैं। तो डीएनए जो होता है, डीएनए की यदि मैं फुल फॉर्म की बात करता हूं भाई, आपके डीएनए का तो सारा खेल ही होता है। तो भैया इसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोज
डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर बनेगा भाई। केंद्रक के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए और आरएनए, और डीएनए के खोजकर्ता की मैं आपसे बात करता हूँ, इन्वेंशनर की मैं बात करता हूँ। तो इसके इन्वेंशनर जो है दो व्यक्ति हुए हैं, एक का नाम वॉटसन है और एक का नाम क्या है भाई, एक का नाम है वॉटसन और एक का नाम है क्रिक। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए भाई, सही और सटीक जवाब इसका बनता है डी। देखिए मेरे दोस्तों, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, वन लाइनर या एमसीक्यू जब आप क्वेश्चंस करते हो तो भाई उसका ना पूरा का पूरा आपको नॉलेज होना जरूरी है। एक क्वेश्चन से मैं बहुत सारी चीजें आपको बता के चल रहा हूँ, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए। यदि मैं और ऑप्शनों को भी समझाने लगूँ तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो इसी वजह से उसी क्वेश्चंस का जो जवाब है उससे संबंधित मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। इससे बहुत सारी अन्य चीजें भी होती हैं। न्यूक्लियस जो होता है ये बेटा आपका कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। सेल का मतलब कोशिका का सबसे बड़ा भाग है ना। ये जितने पार्ट होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, में सबसे बड़ा जो भाग होता है वो केंद्रक ही होता है कोशिका का। हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज अ बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हुए, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से संबंधित है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है भैया, हड्डियां जो होती है खोखली हो जाती है। क्या हो जाती है? हड्डी हड्डी खोखली, ठीक है जी, हड्डी खोखली व कमजोर हो जाती हैं इस बीमारी में। तो बच्चा मैंने तो आंसर लिख दिया शायद, हड्डियों से, गुर्दे से, फेफड़े से, मस्तिष्क से। तो बच्चा ध्यान रखना है, तो विच पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय अ डिसीज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। तो ध्यान रखना भाई, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है, तो ध्यान रखिए। ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है। चलिए बहुत शानदार, तो भाई ध्यान रखिए इसमें हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 11। किस घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम अ वुंड। जब आपको चोट लग जाती है तो भाई बहुत ज्यादा ब्लड का निकलना होता है, तो वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन बी समूह, या विटामिन डी, या विटामिन के? बताइए, ये तो लड्डू क्वेश्चन हो गया, बताओ। जरूर एक क्वेश्चन आता है भाई इनसे, विटामिन से एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, मोस्टली लेंथी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब है भाई, विटामिन जो के होता है, विटामिन के की कमी के कारण आपको एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं रक्त का थक्का नहीं बनना। रक्त का थक्का, रक्त का थक्का न बनना, इस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। नो ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, नो ब्लड क्लॉटिंग। तो भाई इसमें ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, ब्लड क्लॉटिंग इसके अंदर नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के की वजह से। तो बच्चा ध्यान रखना है, इसका रासायनिक नाम जो होता है फ्लोक्विनोन, फ्लो बना रहता है ना, फ्लो बना रहता है ब्लड का विटामिन के की कमी से। तो बच्चा ध्यान रखना है भाई, ये सारी चीजें होती है। बी कॉम्प्लेक्स होता है भाई, बी का एक पूरे भाग होते हैं, बी के पार्ट होते हैं। B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, ठीक है। पैराडॉक्सिन B9 और 11 होता है, और B12 होता है। इससे भी याद रख लेना भाई। B1 का नाम होता है थाइमिन, ये केमिकल नाम है भाई B1 का। विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन होता है इसका नाम। इसका नाम होता है नियासिन 3 का, ठीक है जी। इसका नाम होता है पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक अम्ल होता है इसका नाम। इसका नाम होता है भाई आपका पायराडॉक्सिन, क्या नाम होता है इसका? पायराडॉक्सिन होता है। इसका होता है भाई आपका बायोटिन, क्या होता है? बायोटिन। इसका होता है भाई आपका फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल होता है। और इसका होता है साइनोकोबालामिन। तो भाई विशेष तौर पर ध्यान रखिए, जरूर इनसे आ जाता है आपका पेपर में कभी कभी, तो प्लीज इनको याद करके जाएं भाई, आपके सामने लिख दिए मेरे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। इसका लॉजिक होता है, एक व्यक्ति होता है 12 शादियां करता है, पहली बीवी की थाई मोटी होती हैं, दूसरी बीवी राय देने लगती है, बीवी दूसरी, बी से बीवी दूसरी, तो राय देने लगती है, बीवी तीसरी आती है, न्यारी होने की कहती है, न्यारी हो जाए, है ना, अलग हो जाए। पांचवी पेंट पहनने लगती है, पैसे 5 पैसे पेंट। छठी को पायरिया हो जाता है, सातवीं बायो से पढ़ती है, और 9वीं 11वीं क्या होती है, जब बायो से पढ़ने तो आगे फेल हो जाती है, और 12वीं कर देती है सिग्नेचर, मतलब कोर्ट मैरिज करके आई है वो, ठीक है। तो इसका लॉजिक हमने आपके लिए बना रखा है। यदि बच्चा चाहता है भाई विटामिन की
पूरी की पूरी वीडियो आपके जाकर देखिए भाई, चैनल पर पड़ी हुई है सारी की सारी, ठीक है, विद लॉजिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हुए जवाब दें भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मानवों में सांस लेते समय अंतः श्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा? जब इंसान श्वसन करता है तो क्या होता है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स? तो भैया पहले वायु अंदर जाती है, पसलियां अंदर को जाती हैं, फिर डायफ्राम नीचे जाता है, या फिर वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर होती हैं, डायफ्राम ऊपर जाता है। ठीक है, वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर हो जाती हैं, तो डायफ्राम नीचे आता है। वायु अंदर जाती है, पसलियां बाहर हो जाती है, फिर डायफ्राम नीचे जाता है। बताइए। अरे इमेजिन कर लो भाई साहब, सांस अंदर की तरफ ले जा रहे हैं भाई, इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल नहीं। इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, एक्सेल का मतलब होता है सांस छोड़ना। तो देख ली, सांस ले रहे हैं तो भाई आपका जो आपका अस्थिपिंजर है, आपका जो रिब्स है, वो क्या है, आपके ऊपर तरफ उठ रही हैं। वैसे सीधी सी बात है, जब पसलियां ऊपर उठ रही हैं तो डायफ्राम जो होगा इसके नीचे वाला एरिया होता है वो नीचे जाएगा, और भैया वहाँ सांस कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। ये वाला तो आपका ऑप्शन कट ही जाता है भाई, वायु बाहर जाएगी, इनहेल कर रहे हैं, बाहर तो क्या जाएगा, अंदर जाएगी। इसका राइट आंसर बनता है भाई, क्या होता है भाई आपका, एयर मूव्स इन, जो एयर होती है वो वायु अंदर जाती है, पसलियां बाहर की तरफ होती हैं, और डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है, नीचे जाता है। डायफ्राम वगैरह जो होता है आपका, जैसे आपकी पसलियां होती है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पसलियां हैं, इनके बीच वाला जो एरिया होता है ये डायफ्राम होता है, ये नीचे वाला, ये डायफ्राम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13। ए रुधिर वर्ग वाले एक पुरुष का विवाह बी रुधिर वर्ग वाली महिला से हो जाता है, तो मेरे बच्चा उनके पुत्र की रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? जब उनसे बच्चा पैदा होगा, बाप का तो है, पिताजी का तो ए वर्ग है, रुधिर ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और माँ का बी है, तो बच्चे कौन से पैदा होंगे? तो भाई केवल ए बी, ए और बी, या फिर ए, या तो ए बी ओ, या अथवा ए बी। भाई ध्यान रखना, ए बी वाले, यदि ए रुधिर वर्ग वाला है तो पुरुष विवाह बी से होता है, तो ध्यान रखना उसमें सारे बच्चे पैदा हो सकते हैं रुधिर वर्ग के। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ होता है, यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा उन मानव रोगों का समुच्चय है जो एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? मतलब कि वायरस से होने वाली डिसीज, विच इज ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैम्पराइज ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय अ वायरस? तो भैया विषाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? तो भाई देखिए, इसमें लॉजिक होता है कि रेखा हमेट करके पहुंचे छोड़ गई। देखिए यहाँ पर आ रहा है आपका हैजा, हैजा बैक्टीरिया से होता है ना, खसा चलो विषाणु से होगा, पोलियो होगा आपका विषाणु से। यहाँ पर आ रहा है, और देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर भी हैजा आ रहा है आपका, हैजा भी किससे होता है? जीवाणु। तो देखो बेटा, हैजा जो होता है जीवाणु से होता है, इसका मतलब बैक्टीरिया से होता है, ये तो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। तो जहां जहां पर हैजा आ रहा है उसको काट दो, बाकी का जो आपका होगा तो मेरे बच्चा वो क्या होगा आपका, विषाणु से होंगे। हैजा यहाँ भी आ रहा है, तो राइट आंसर बनेगा भाई जो आपका हेपेटाइटिस ए होता है, खसरा होता है, पोलियो होता है, चेचक होता है, ये सभी किससे होते हैं भाई आपका, ये मेरे दोस्तों आपके विषाणु से होने वाला रोग होता है, विषाणु से वायरस। एक लॉजिक भी होता है, रेखा हमेट करके पूछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पीछे की जगह पॉइचे लिखेंगे, पॉइचे छोड़ गई, ठीक है। तो इसमें लॉजिक होता है पीछे छोड़ गई, रे से रेबीज हो जाता है, इसमें रेबीज दे रखा है, नहीं दे रखा है, रे से रेबीज हो गया, ठीक है, रेबीज होता है, ऐसे खसरा होता है, ऐसे हर्पिज होता है, मेनिंजाइटिस होता है, टेटनस होता है, ठीक है, उसके टैकोमा होता है। उसके बाद देखिए आपका कोरोना हो सकता है, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डिप्थीरिया, गलसोत, इन्फ्लुएंजा। तो विशेष सवाल बनाने के राइट आंसर बनेगा भाई सेकंड, ये होता है मेरे बच्चों किससे, विषाणु से होने वाला रोग। चलिए भैया, तो क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 15, देखिए, अमीबा, स्टारफिश या तारामीन जिसको बोलते हैं चींटी और मकड़ी में क्या समानता है? तो भाई बताइए, व्हाट इज द कॉमन अमीबा, स्टारफिश, अंट एंड स्पाइडर में? ये सभी रीढ़ की हड्डी रहित होते हैं, ठीक है, मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं होती इसमें। दे ऑल लैक बैकबोन, मतलब बैकबोन जो होती है रीढ़ की हड्डी नहीं होती है इनमें। उन सभी में शरीर पर स्केल या सल्क होते हैं, मतलब कि दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी में। सल्क जो होते हैं ना, जो वैसे मछलियों में पाए जाते हैं, सल्क जो होते हैं, वे प्रजनन के लिए अंडे देते हैं, सभी अंडे देते हैं, या फिर वे जल में रहते हैं, या मतलब वो कह सकते हैं दे लिव इन वाटर। बताइए इसमें से सही बताइए, सही चीज क्या है? तो देखिए भाई यहाँ पर हम बात करते हैं उनके शरीर पर स्केल सल्क होते हैं, तो सल्क तो भाई मछली में होते हैं, मछली में हो गए,
चलो भैया, यहाँ स्टार फिश में हो सकते हैं, परंतु मकड़ी में और चींटी में तो शंख नहीं होंगे, ये बात तो गलत सिद्ध होती है। वे प्रजनन के लिए अंडे देते हैं, ठीक है, चींटी अंडे दे सकती है, मकड़ी अंडे दे सकती है, और भैया आपका स्टार फिश भी अंडे दे सकती है। परंतु अमीबा जो होगा तो भैया ये तो आपका कैसा होता है, विखंडन विधि द्वारा काम करता है। और विखंडन का मतलब क्या होता है, अपने में से टूटता है ना, टूटता है ना। जैसे एक मान के चलिए ये इस टाइप से कुछ अमीबा है, तो अपने में से यहाँ पर एक संरचना उभार लेता है, ये आपका आगे जाके ऐसे बन जाता है भाई, है ना, बड़ा रूप ले लेता है। तो ये बात भी गलत हो जाती है। अमीबा यदि नहीं होता तो आप कह सकते थे। ये जल में रहते हैं भैया, अमीबा रह सकता है, स्टारफिश रह सकती है, चींटी कहाँ रहेगी, जल में नमकड़ी रहेगी। तो भाई इसमें से ये तो ऑप्शन आपके गलत सिद्ध होते हैं, ठीक है। परंतु ये बात सही कह सकते हैं भाई, वे सभी रीढ़ की हड्डी रहित होते हैं, मतलब इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, मतलब बैकबोन नहीं होती है, ना अमीबा में, स्टारफिश में, चींटी में, मकड़ी में। बिल्कुल ये बात सही हो जाती है भाई। बैकबोन तो भाई आपके अंदर होती है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, इनके सभी के अंदर बैकबोन होती है। परंतु भाई इसके अंदर जो आपका चींटी, मकड़ी, अमीबा और स्टारफिश में क्या होता है, आपका बैकबोन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कैटलिस्ट ट्रेवल 360 मीटर्स इन 2 मिनट्स, व्हाट इज हर स्पीड। एक साइकिल सवार 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी तय करता है, तो चाल ज्ञात कीजिए। भाई बताइए मेरे बच्चा, राइट आंसर क्या बनता है। देखते हैं भाई, ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया, देखते हैं भाई क्या राइट आंसर बनता है। आप जल्दी से जवाब निकालिए, ठीक है, बताइए मेरे बच्चों। चलिए मेरे राजा, तो मेरे बच्चों आपको पता है क्या निकालना है, चाल निकालनी है। और चाल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना, दूरी बटे समय है। तो मेरे बच्चा दूरी कितनी है, 360 मीटर, 360 है, और समय क्या दे रखा है, 2 मिनट दे रखा है। अब मिनट है भाई इसको, ठीक है, मीटर पर सेकंड पूछा भाई। चलिए मेरे बच्चा, तो ध्यान रखना है, 2 गुना में 60, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे बच्चा 360 बटे में क्या होगा, मेरे बच्चों क्या होगा, 120 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, और इसे आप काट देंगे तो भैया कितना बनेगा, 12 बात है 36, तो बेटा 3 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो लगभग आपका देख लीजिए कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनता है भाई थर्ड। चलिए, है ना, फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी करता है, चाल ज्ञात कीजिए। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17, जवाब दीजिए भाई। निम्नलिखित कथन को चुनिए भाई, तो कौन सी बात इसमें सही है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। स्थैतिक घर्षण जो होता है सी घर्षण से कम होता है, मतलब कि स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रैक्शंस इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग, है ना। स्लाइडिंग का जो मतलब होता है, मतलब जो आपका लोटिन जो आपका घर्षण होता है ना, यहाँ पर लोटिन वगैरह आएगा, लोटिन वगैरह, लॉटिन घर्षण जो होता है वो आपके इसमें इंग्लिश में देख लीजिए, थोड़ी यहाँ मिसिंग हो रहा है ना। ये देख लीजिए, रोलिंग फ्रैक्शन जो होता है, रोलिंग मतलब सर्कल वाला होता है, इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रैक्शन, जो स्लाइड होता है ऐसे, मतलब यहाँ से कोई चीज को खींच के ले जाया जा रहा है। स्टैटिक फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रैक्शन बट मोर देन द रोलिंग फ्रैक्शन। जो स्टैटिक फ्रैक्शन होता है वो कम होता है देन द स्लाइडिंग फ्रैक्शन से, ठीक है। उसके बाद बट मोर देन द रोलिंग फ्रैक्शन, अच्छा ही बात है। चलिए, उसके बाद कह रहा है स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज मोर देन द रोलिंग फ्रैक्शन बट लेस देन द स्टैटिक फ्रैक्शंस। ये बात सही हो जाती है, क्योंकि भाई आपका जो सर्पिल घर्षण होता है, सर्पिल का मतलब कोई चीज ऐसे करके रखने के जा रही है, और लॉटिन जो घर्षण है से अधिक है, मतलब सिंपल बात है, मतलब ये सर्कल वाले यहाँ है, और ये कोई एक गोल गोल जो आपका होता है सर्कल वाला, ये किसी चीज को खींच के ले जा रहे हैं इसको, तो भाई ये इसमें क्या कम फ्रैक्शन लगेगा। अब देखिए, तो सर्पिल घर्षण जो होता है लॉटिन घर्षण से क्या होता है, अधिक होता है, ये बात तो सही है, इससे ज्यादा ये है। और परंतु जो स्थैतिक घर्षण जो होगा, मतलब सीधा सीधा जो घर्षण होगा, ऐसे जो खींच के ले जा रहा है ऐसे सीधे सीधे ऐसे, तो भाई उससे क्या होता है, कम। बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर बनता है भाई कौन सा, आपका फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए, स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज मोर देन द रोलिंग फ्रैक्शन बट लेस देन द स्टैटिक फ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। कोई छात्र क्षीण ध्वनि का प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करना चाहता है ना, उसके लिए उसे निम्नलिखित में से किस एक वृद्धि की करनी चाहिए, किसकी वृद्धि करनी चाहिए। वो क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स वांट्स टू चेंज अ फीबल साउंड टू अ लाउड साउंड मोर देन हिज साउंड इज इंक्रीज द, मतलब उसको क्या करना है, जो आपका फीबल जो साउंड है उसको किस में करना है, लाउड साउंड में, तेज आवाज में करना है। तो उसको क्या बढ़ाना पड़ेगा, ध्वनि का आयाम, मतलब कि एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मतलब कि ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ ऑफ साउंड, मतलब कि तेजी से आवाज करने के लिए तो उसको क्या बढ़ाना पड़ेगा भाई। तो मेरा बच्चा ध्यान रखना है, ध्वनि का आयाम बढ़ाना पड़ेगा। आयाम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, ऐसे जा रही है ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एम्पलीट्यूड होता है बेटा, क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, ये वाला, ये जितनी हाइट होगी ना इसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, जितनी हाइट होगी उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो ध्यान रखिए भाई, इसका राइट आंसर बना देगा भाई कौन सा, ध्वनि का आयाम बढ़ाएगा तो क्या होगा मेरे बच्चा, उसको क्या होगी, आपका कम ध्वनि से क्या होगी, ज्यादा ध्वनि हो जाती है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 19, ऊष्मा के स्थानांतरण के माध्यम से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊष्मा कैसे कैसे चलती है? संवहन में केवल द्रव्यों में गैसों में हो सकता है, चलिए कथन सत्य नहीं है। अच्छी बात है, संवहन जो था द्रव्यों में गैसों में दोनों हो सकता है। गैसों में विकिरण नहीं हो सकता, है ना, गैसों में विकिरण नहीं हो सकता। चलिए मेरे बच्चों, तो गैसों में विकिरण नहीं हो सकता, अच्छी बात है। चलिए, कह रहा है चालन गैसों में हो सकता है। अच्छा, ये बात तो गलत होगी। ऊष्मा का स्थानांतरण एक से अधिक माध्यमों एक साथ हो सकता है। तो भाई ऊष्मा का स्थानांतरण एक से अधिक माध्यम हो सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। हीट कैन बी ट्रांसफर थ्रू मोर देन वन मोड स्टेमनसली। और संवहन केवल द्रव्यों में और गैसों में होता है, तो ये दोनों में हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। गैसों में विकिरण नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। विकिरण जो होता है, वैसे विकिरण रेडिएशन प्रोसेस में भाई किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है उसको, वैसे भी चल सकता है। तो चालन गैसों में हो सकता है, ये बात गलत सिद्ध होती है, क्योंकि भाई साहब चालन जो होता है, चालन तो किसमें होता है? चालन ओनली किसमें होगा भाई? चालन सॉलिड के अंदर होता है, ध्यान रखना है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन जो प्रोसेस होती है, जैसे कि लोहे की रॉड का गर्म करना। जैसे मान के लिए आपने यहाँ पर क्या लगा रखा है, आपने यहाँ पर बर्नर लगा रखा है, आपने आग जला रखी है, तो इसके मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे, एक दूसरे को ऐसे गर्म करते 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 ऐसा समय होगा। यहाँ पर आपने वैक्स लगा रखा है, तो बच्चा ऐसा समय आएगा, ये मोम जो होगा पिघल कर नीचे पहुंच जाएगा। तो बच्चा ये होता है कंडक्शन विधि, जिसमें आपकी लोहे की रॉड का गर्म होना वगैरह वगैरह से चीजें होती हैं। ठीक है, आपकी जो भगोनी वगैरह होती है या फिर तया का जो हत्ता होता है, ये सारे जो गर्म हो जाते हैं इसी वजह से होते हैं, चालन विधि से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ। मतलब जो रोगाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो व्हाट इज द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब्स? तो प्रतिजैविक बोलते हैं उसको, एंटीबायोटिक बोलते हैं, प्रदूषक बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं, एविस या टॉक्सिन बोलते हैं। तो भैया रोगाणु द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है हानिकारक, तो भैया टॉक्सिन ही तो होंगे। टॉक्सिन होंगे, बिल्कुल जहर वाली चीजें हैं तो टॉक्सिन होंगे, उसको बिल्कुल सही जवाब होगा। ये तो भैया आपके लिए फायदेमंद है। प्रदूषण तो हो सकता है, परंतु हार्मोन आपके लिए फायदेमंद होगा। परंतु एविस का मतलब होता है जो जहर वगैरह होता है। तो एक रोगाणु द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला हानिकारक पदार्थ को टॉक्सिन बोलेंगे, जहर बोलेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज की क्लास हमने 20 क्वेश्चंस किए, बड़े मजेदार क्वेश्चंस थे। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई। और हम प्रत्येक दिन आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके कार्य से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। सभी बच्चे पढ़ते रहें, बहुत कम समय बचा है, ये मान लीजिए आपके पास लगभग 1 महीना आपके पास बचा हुआ है। तो सभी जी जान से मेहनत कीजिए, हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी मेहनत करते रहेंगे। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।